नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के प्राचीन भारत के इतिहास पर बेस्ड कल हमने 60 प्रश्न देखे थे। इसका पहला पार्ट नहीं देखा हो, साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 2, जहां पर इसके आगे के प्रश्न 61 से लेकर के 125 के करीब तक प्रश्न आपके जाएंगे। सारे के सारे जिसमें भी प्रीवियस ईयर है वो भी हम इसमें कवर करा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 61 से। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां पर देखने को मिलती थी? तो ये आपको वैशाली के अंतर्गत देखने को मिलती थी। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। और छठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी और मल्ल नामक दो राज्य थे जहां पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती थी। बाकी वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। अगला प्रश्न है, 16 जो महाजनपद है उनकी सूची कहाँ उपलब्ध है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। महाभारत, अंगुत्तर निकाय या छांदोग्य उपनिषद या संयुक्त निकाय? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका अंगुत्तर निकाय जो है वो सही हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची देखने को मिलती है। 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, ये सभी नाम आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और इन सभी 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद था अस्मक, जो कि दक्षिण भारत में आपका स्थित था। बाकी ऐसा कोई खास पॉइंट यहाँ पर नहीं है। जैन ग्रंथ अगर भगवती सूत्र की बात करें तो उसमें भी 16 महाजनपद की जो सूची है वो देखने को मिलती, पर वहाँ नाम कुछ अलग टाइप से देखने को मिलते हैं। बाकी ये 16 महाजनपद आप एक बार देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का जो युग है वो आपका इनमें से कौन सा है? मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल? तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो गुप्त आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ और विश्वविद्यालय था। दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था और इसके जो अवशेष हैं वो अलग अलग जगह देखने को मिलते हैं। और सबसे पहले कुमारगुप्त प्रथम जो है उसने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था। बाद में बुद्धगुप्त तथा गुप्त बालदित्य नामक शासक ने भी इस विहार को दान में जो है वो दिया था। तो केवल कुमारगुप्त प्रथम का नाम याद रखिए, वही काफी होगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन या रसायन विज्ञान? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो प्रसिद्ध था। और आपको पता है कि इसी बौद्ध धर्म को लेकर के चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ पर आया भी था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी जो व्यवस्था है वो क्यों लागू की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है। राजस्व, सैनिकों की सुगमता, धार्मिक सद्भाव या स्वच्छ प्रशासन? आंसर की बात करते हैं तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती की जा सके, इसके लिए मनसबदारी व्यवस्था जो है वो लाई गई थी। ये जो मनसबदारी व्यवस्था है इसका प्रचलन मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित जो है वो होती थी। पहली बात है कि पदाधिकारी का जो वरीयता क्रम है वो आपका क्या होगा, वेतनमान जो है वो क्या होगा, सैनिक का उत्तरदायित्व क्या होगा, ये 3 चीजें देखने को मिलती थी। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपना मनसब के अकॉर्डिंग सैनिकों को रखना पड़ता था। और इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व क्या किए थे, मनसबदारों पर डाल दिए थे, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर, वही जैसे पैसा मिलता है वैसे ही जो है वो मिलता था। अगला क्वेश्चन आपका है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन दूसरा कारण है, दोनों को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो है वो सही है और कौन सा गलत है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। कारण इसका दिया गया, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। अब आपसे पूछा गया कि इनमें से सही कौन सा है? दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है, दोनों सही है पर सही व्याख्या नहीं कर रहा है, एक सही दूसरा गलत। सही हो जाएगा आंसर बी वाला, कि दोनों सही है परंतु एक दूसरे की सही व्याख्या ये नहीं कर रहे हैं। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ और विश्वविद्यालय था, जो कि बात बिल्कुल सही है। ये दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित जो है वो आपका था, जो कि वर्तमान में राजगृह के नाम से जाना जाता है। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया था। बंगाल के जो पाल शासक थे उनके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का फिर महत्व घटते हुए देखने को मिला था। तो बेसिकली जो पूछा गया था वो याद रखिएगा कि जो महाविहार है उसको राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, ये उसका कारण नहीं है, बस इसी कारण से सही व्याख्या नहीं करता, आंसर यहाँ पर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो कौन सी शताब्दी में हुआ था? चौथी, छठी, दूसरी या पहली? तो आंसर 6वीं शताब्दी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था राजा बिंबिसार। अगला है, मगध की राजधानी इनमें से कौन सी है? पाटलिपुत्र, वैशाली? ये राजधानियां ऐसे क्वेश्चन काफी बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर A 2 और
दो विकल्प सही है, एक तो ए वाला और एक तो आपका सी वाला। मगध की प्रारंभिक जो राजधानी थी वो आपकी गिरिवरस थी। बाद में उदयन ने क्या किया था, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। तो जो गुप्त काल तक फिर मगध की राजधानी जो है वो बनी रही थी। तो आंसर यहाँ पर पाटलिपुत्र भी आपको याद रखना है और गिरिव्रज राजगृह भी याद रखना है, जिसमें से पहले जो राजधानी थी वो आपकी गिरिव्रज थी और बाद में पाटलिपुत्र हो गई थी, जो कि उदयन ने जो है वो ट्रांसफर कर दी थी। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो था वो बृहद्रथ वंश था। इस वंश का पहला जो राजा था जो जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। अगला है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी इनमें से कौन सी थी। पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग, इस तरीके से ऑप्शन है, तो आंसर इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ऊपर ऑलरेडी हम राजधानी बता चुके हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। मौर्य आया था, शुंग आया था, गुप्त आया था या कुषाण आया था। तो नंद वंश के बाद आपका जो घनानंद था उसके बाद मौर्य आपका आया था, तो आंसर पहला हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद था, जिसको ही तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो की थी। नंद वंश की स्थापना किसने की थी, तो शिशुनाग वंश का अंत करके जो है स्थापना हुई थी। 9 टोटल राजा हुए थे, जिसमें धनानंद सबसे लास्ट था। इसी की बात मैंने आपको बताई। बाकी नंद वंश में जो बातें लिखी गई हैं उसको लेकर के यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने धनानंद की हत्या करके नंद वंश का अंत किया था, इस बात को ध्यान रख सकते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो इनमें से क्या है। भास, शूद्रक, विशाख दत्त या फिर अश्वघोष। तो किसमें है आंसर आपका यहाँ पर विशाख दत्त जो है वो सही हो जाएगा। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी जो है वो पता चलती है। विशाख दत्त किसकी रचना है, मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। तो इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त जो हैं उनको नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन भी कहा गया है। और मुद्रा राक्षस के अलावा विशाख दत्त के नाम से दो अन्य रचनाएं भी देखने को मिलती हैं, जो भी आप याद रख सकते हैं। वो आपकी हैं देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक, ये आपको देखने को मिलती है। अगला इनमें से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। महापद्मनंद, धनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य। तो सिकंदर महान के जो समकालीन था वो इनमें से कौन सा हो जाएगा, आंसर यहाँ पर आपका धनानंद जो आप देख रहे हैं बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। तो महापद्मनंद के उत्तराधिकारी की संख्या पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में टोटल 8 मिलती है। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो धनानंद था और सिकंदर का समकालीन था। और इसमें ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है। अगला अगला प्रश्न आपका है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। तो ये एक आपका बना हुआ था लकड़ी का, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है। बिहार में पटना के समीप आपका बुलंदी बाग और कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल की लकड़ी के विशेष जो विशाल भवन है उनके अवशेष देखने को मिलते हैं। और बस बाकी जो क्वेश्चन पूछा गया था वो याद रखिएगा। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आंसर यहाँ पर शिवाजी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए अष्टप्रधान जो है उसकी व्यवस्था की थी। इसके अंतर्गत आपके 8 टोटल मंत्री आपको देखने को मिलते हैं। इसमें पेशवा, अमात्य मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश ये देखने को जो है वो मिलते हैं। काम इनका वही था, राजा को परामर्श वगैरह देना। अगला है, इनमें से किस मौर्य राजा ने दक्कन की जो विजय है उसको जो है वो प्राप्त की थी। अशोक, चंद्रगुप्त या फिर बिंदुसार या फिर कुणाल। आंसर की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने दक्षिण भारत की विजय जो है वो प्राप्त की थी। इसके लेकर के अशोक के जो अभिलेख हैं जैन और तमिल साक्ष्यों से इसको जानकारी मिलती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक का जो मेन अभिलेख है वो है कलिंग विजय को लेकर के। बाकी ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है, ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो जैन और तमिल साक्ष्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि जो है वो करते हैं, इस बात को याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिलेख जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर भी देखने को मिलता था। कलिंग शिलालेख, गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ना इनसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, या फिर अशोक का सोपारा शिलालेख। आंसर की बात करते हैं तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील जो है वो बनाई थी। और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुसास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी गहरी नहरें बनवाई थी।
और इस प्रांत को आनर्त और सुराष्ट्र जो है वो कहा गया है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण जो है वो देखने को मिलता है। अगला, इनमें से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, आपसे पूछा गया है। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। आंसर आपका हो जाएगा श्रीलंका। जिसमें बात करते हैं तो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी इनको छोड़कर सर्वत्र सभी जगह देखने को मिलता है, क्योंकि इन राज्यों को प्रयत्न या सीमावर्ती राज्य जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या राजगृह। तो ये आपका पाटलिपुत्र के अंतर्गत बौद्ध सभा जो है वो की गई थी, जिसमें लेकर के सिहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश इसके अकॉर्डिंग है अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तो ये बौद्ध संगीति मैंने आपको पहले भी बताया कि चारों आपको याद होनी चाहिए। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त जो भाषा है वो इनमें से कौन सी? संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? तो बता चुके हैं, प्राकृत भाषा देखने को आपको मिलती है और इसके अभिलेखों का विभाजन भी 3 वर्गों में हुआ है। कौन कौन से हैं? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। और शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है, जिसमें से सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, खरगुडी, सोपारा ये सब देखने को मिलते हैं। अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं वो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें से सहबाजगढ़ी और मानसेहरा, जो कि ब्राह्मी में ना होकर के खरोष्ठी लिपि में है। तक्षशिला से जो अरामाइक लिपि है उसमें लिखा गया है एक भग्न अभिलेख, और बाकी ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है। वही ध्यान रखिएगा जो ऊपर हमने हाईलाइट किया है। अगला, इनमें से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? कौन सी है इनमें से? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका खरोष्ठी लिपि जो है वो सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप ज्यादातर नाम देखने को मिलता है, कनिंघम नाम देखने को मिलता है, इन्हीं को जाता है। ये मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक के धम्म का मूल संदेश इनमें से जो है वो क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। तो इनमें से कोई नहीं वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अशोक धम्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है, जिसको लेकर के बताया गया है कि कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, ये सारी बातें। और इस प्रकार धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनता ये सब आता है। इसीलिए आंसर इनमें से एक से अधिक वाला यहाँ पर दिया गया। अगला क्वेश्चन आपका है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वो कौन सा है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका भाब्रू स्तंभ। भाब्रू या बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया है मगध का। यह अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी के बारे में भी प्रमाणित करता है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकीर्ति। कौन सा सही होगा? आंसर आपका यहाँ पर प्रियदर्शी जो देख रहे हैं वही सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो नहीं होंगे, क्योंकि इसके नाम क्या थे? देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी, यानी कि देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, और राजा आदि की उपाधियों से भी इसको संबोधित किया गया। पुराणों में से अशोक वर्तन कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक। तो राजनीतिक नीतियों पर जो है वो प्रकाश डाला गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में भी इसमें काफी चीजें बात जो है वो की गई है। इसकी तुलना जो है वो मैकियावेली के प्रिंस से भी की जाती है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी? आर्थिक, विदेश नीति, धन संचय, शासन कला। तो शासन कला जो आप ऑप्शन देख रहे हैं इसको ना देख करके इनमें से एक से अधिक वाला ऑप्शन यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत, विदेश नीति की व्याख्या, इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत भी हैं, और तत्कालीन प्रशासन, कृषि, शिल्प, व्यापार ये सारी चीजें भी देखने को मिलती है। इसीलिए सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो आ जाएंगे। अगला है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो आंसर आपका हो जाएगा टोटल 7 श्रेणियां यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका। इसी में ही जो बांटा है 7 श्रेणियों में, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद।
बाकी मेगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था, ना ही उससे कोई अलग पेशा कर सकता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से जो उल्लेख है वो किया जाता है, किसमें किया जाता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अशोक के शिलालेख, पुराणों में, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। तो मौर्य समाज का 7 वर्गों में जो विभाजन है वो आपको देखने को मिलता है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अभी ऊपर हमने आपको दिखाया भी सातों के सातों नाम। अगला है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है, और ये रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन, व्यापार, इसके अवसर का वर्णन जो है वो किया गया है। लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने इसको जो है वो लिखा था। इसीलिए आंसर इनमें से कोई नहीं वाला यहाँ पर दिया गया है। अगला है वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक शिलालेख। आंसर आपका इंडिका यहाँ पर सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर का जो प्रशासन है वो मेगस्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का भी उल्लेख किया है। नगर के पदाधिकारी जो है उनको एस्टिनोमोई के नाम से जानते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क। आंसर आपका पहला यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी और अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को सही यहाँ पर माना गया। अगला, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन जो है वो किया था? पुष्यमित्र शुंग, मेनांडर या फिर विमा कदफिसेस, गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर विमा कदफिसेस जो देख रहे हैं ये सही होगा। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का जो प्रचलन है वो प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे इंपॉर्टेंट योगदान था। कुषाण शासक विमा कदफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय जो है वो प्राप्त है। कला की गांधार शैली इनमें से किसके समय में फली फूली? कुषाणों, गुप्तों के समय में, अकबर के समय में, मौर्यों के समय में। आंसर यहाँ पर आपका कुषाणों के समय में जो है वो सही हो जाएगा। और गांधार शैली, मथुरा शैली, ये दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन जो है वो दिया गया था। अगला, इनमें से किस शासक ने चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित जो है वो की थी? आंसर यहाँ पर कनिष्क जो है वो सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में जो है वो हुई थी। अध्यक्षता इसकी वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इस सभा में महासंगीत जो है उनका वर्चस्व था और टीका लिखे गए हैं विभाषा शास्त्र नामक बौद्ध ग्रंथ जो था हीनयान महायान नामक 2 संप्रदायों में बढ़ गया था। अगला है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? सातवाहन वंश, कुषाण वंश, कण्वा या गुप्त। बताइए कौन सा सही होगा। वीडियो भी सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा जो भी चैनल पर नए हो, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन में ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। लाइक के लिए टारगेट रख रहे हैं 300 लाइक का। जैसे कंप्लीट होते हैं पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। इससे पहले जो पीडीएफ हैं जिनके लाइक कंप्लीट हो चुके हैं वो हम भेज चुके हैं, वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? आंसर की बात करते हैं तो कर्ण वंश आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया था। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव रखी थी वो था कर्ण वंश, और शुंगों के समान ये भी एक ब्राह्मण वंश जो है वो था। राजा खारवेल का नाम जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? गिरनार के स्तंभ लेख के साथ, जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, हाथी गुम्फा लेख या सारनाथ लेख। कौन सा सही होगा? तो हाथी गुम्फा लेख आपका यहाँ पर सही होगा। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित है उदयगिरी पहाड़ी, उसकी हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख जो है वो प्राप्त हुआ है। तो इसी की बात यहाँ पर की गई है। इसमें खारवेल के बचपन के राजा, शिक्षा, सभी की बात जो है वो की गई। बस इतना ध्यान रखिएगा, हाथी गुम्फा, खारवेल। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट या सातवाहन। आंसर की अगर बात करते हैं तो गुप्त काल यहाँ पर सही हो जाएगा। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए थे। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया था या वहां के अवसन में पर्याप्त विघटन हो गया था। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर और कुम्हरार, सोनपुर, सौगोरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र फ्रांस के
ऐसा कोई खास इसमें भी पॉइंट नहीं है। आपको याद वही रखना है जो इंपॉर्टेंट है, फालतू की कथा कहानी नहीं पूछी जाती है। जो पूछा गया था कि क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी नगरों का, तो गुप्त काल, बस यही याद रखिए। अगला, इनमें से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग जो है वो किया जाता था? तो इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा, इन सभी देशों के साथ व्यापार होता था। और इसमें प्रमुख जो बंदरगाह था वो भड़ौच था। इसके ऑप्शन में देखेंगे तो भड़ौच दिया गया, परंतु गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति भी एक प्रमुख बंदरगाह था। इसीलिए आंसर इनमें से एक से अधिक वाला जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर कल्याण और कैम्बे की भी बात की गई है। बैम्बे नीचे ऑप्शन में, ऊपर कैम्बे दिया गया है। ये भी यहाँ से भी व्यापार होता था। किस शासक वंश ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त या पाल, राष्ट्रकूट या प्रतिहार? तो सबसे ज्यादा दान दिए थे आपका गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया उससे यह भी पता चलता है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से भी उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। अगला है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर जो है वो क्या थी? चौथा भाग, छठा भाग, आठवां भाग, आधा भाग? तो ये आपका उपज का छठा भाग जो है यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक देखने को मिलती है? तो गुप्त की सबसे ज्यादा देन देखने को भागवत संप्रदाय में देखने को जो है वो मिलती है। इनमें से किसने पहली बार ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त जो है वो होता है? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर? तो ये जो है वो आर्यभट्ट ने बताया था। आंसर पहला जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? सुश्रुत थे, सौमिला, शूद्रक या सौनक? तो आंसर इनमें से एक से अधिक वाला ऑप्शन या इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में सुश्रुत जो है इनको शल्य क्रिया का जनक कहा जाता था। सौनक जो है वो ऋग्वेद कालीन ऋषि जो है वो थे। सौमिला गुप्तकालीन नाटककार जो है वो थे। ये भी लिखा है, बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका आंसर ए को माना था। चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ आपको देखने को मिलता है 275 एडी से, जो कि सुसरत के मान्यकाल 600 बीसी से 1500 बीसी से करीब 1000 वर्ष बाद का है, इसलिए सुसरत को ही गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। इसलिए इन्होंने आंसर इनमें से कोई नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन जो है वो किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या नालंदा? अच्छा क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि ऊपर एक एक्सप्लेनेशन में बताया भी जो है वो हमने था। दोबारा से भी आया था ह्वेनसांग, पुनः नालंदा। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर जो है वो इनमें से कौन था? आंसर यहाँ पर मथुरा जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला है, कवि बाण निवासी जो है वो किसका था? पाटलिपुत्र, थानेश्वर, भोजपुर? तो आंसर यहाँ पर पाटलिपुत्र जो है वो सही हो जाएगा। बाणभट्ट जो था ना वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। ये इनकी रचनाएं हैं, हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक, तीनों रचनाएं याद रखनी है। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो ये इनमें से कोई नहीं इसलिए लिखा है क्योंकि चीनी यात्री इत्सिंग 671 से 6 या 672 ईस्वी में जब युवक था उसने 37 बौद्ध जो सहयोगी हैं उनके साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने को लेकर के इच्छा की थी और फिर पाश्चात्य विश्व का भ्रमण जो है वो करने का निश्चय जो है वो किया था। समुद्री मार्ग से होकर के भारत आया था। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और फिर 693 से 94 ईस्वी में लगभग सुमात्रा होता हुआ चीन जो है ये लौट गया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा जो है वो की थी? ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, तो इसको जरूर रट के रखिएगा। आंसर की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था फायान, जिसको विक्रमादित्य भी के नाम से जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक इनमें से जो है वो कौन थे? आंसर आपका कुमार गुप्त जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक सक्रादित्य थे, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। और सक्रादित्य की जो पहचान है वो कुमार गुप्त प्रथम के नाम से जो है वो होती है। इनकी उपाधि भी है महेंद्रा द्वितीय।
अगला क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का जो संपर्क था वो कहाँ था, किससे था? आंसर आपका हो जाएगा जावा सुमात्रा से था। बिहार के राजाओं का जो संपर्क था वो जावा सुमात्रा से था। ये बात ऊपर बता चुके हैं कि जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर ही उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण भूमि का वह राजा इनमें से कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने में के लिए प्रार्थना की थी? ऊपर नाम भी मैंने बताया, बालपुत्र देव। अगला क्वेश्चन आपका, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण इनमें से कौन था? तो ये थे आपके मुसलमान, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट जो है वो किया गया था। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में जो है वो सहयोगी इनमें से जो है वो कौन थे? तो ये आपके चंदेल जो है सहयोगी जो है वो थे। कंदरिया महादेव यहाँ का जो मंदिर है वो सबसे ज्यादा फेमस है, और जो खजुराहो है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम इनमें से क्या है? आंसर आपका यहाँ पर धर्मपाल जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में है। स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। बिहार से रिलेटेड है तो क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो आंसर आपका कदम्ब यहाँ पर जो है वो सही होगा। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर और पांडे राजाओं की जानकारी जो है वो देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, संगम युग में उरायूर किस लिए जो है वो विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था आपका उरायूर, तो इसी के लिए जो है ये फेमस था। और कावेरी नदी के तट पर भी याद रख सकते हैं, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित कावेरी नदी के तट पर उरायूर आपका था। अगला क्वेश्चन आपका है, मुद्रा राक्षस के लेखक इनमें से कौन है? तो विशाख दत्त हैं, बता चुके हैं ऊपर। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन भी कहा गया है। अगला है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो आपको पता है चंद्रबरदाई, इंपॉर्टेंट रचना है आपकी। अगला है, स्वप्नवास दत्ता के लेखक इनमें से कौन है? तो भास इसकी जी की रचना है। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हैं टोटल, जिसमें सभी नाम लिखे हुए हैं। स्वप्नवास दत्ता आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चारू दत्त भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने जो है वो लिखा है? तो आंसर आपका यहाँ पर कालिदास जो है वो सही हो जाएगा। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें टोटल 17 सर्ग हैं, जिनमें प्रकृति चित्रण और कार्तिकेय की जन्म की कथा वर्णित है। अगला है, किरातुर्जुनी पुस्तक किसके ने जो है वो लिखी है? भट्टी, शूद्रक, कालिदास, भारवी। आंसर यहाँ पर आपका इनमें से भारवी जो है वो सही हो जाएगा। जितनी रचनाएं लास्ट की देख रहे हैं ना, ये सारी रट लीजिएगा। किरातुर्जुनीय पुस्तक के लेखक भारवी हैं, और महाभारत से इसकी कथा वस्तु जो है वो ली गई है। इसमें अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन जो है वो है। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो ये आंसर आपका मिलिंद पन्हो जो है वो सही हो जाएगा। नागसेन के द्वारा लिखित है। इसमें नागसेन और हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप की बात की गई है। हर्षचरित नामक पुस्तक तो बता चुके हैं, बाणभट्ट की है। चोल वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? आंसर आपका विजयालय जो देख रहे हैं ये जो है वो सही हो जाएगा। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। तंजौर के शैव मंदिर राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा राजराजा नहीं राजराज प्रथम, आखी मात्रा एक्स्ट्रा लगी है। अगला है 124 प्रश्न, चोल काल किसके लिए जो है वो प्रसिद्ध था? तो चोल काल आपका ग्राम पंचायतों के लिए जो है वो फेमस था। अगला क्वेश्चन आपका है, सेकंड लास्ट, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो स्थानीय स्वशासन के लिए आपका चोल जो है वो प्रसिद्ध जो है वो था। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार जो है वो क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम गोपुरम के नाम से जो है वो जानते हैं। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम जो है वो कहते हैं।
और पांड्य चोल के राज्यकाल में द्रविड़ शैली आपको देखने को मिलती है। लास्ट में भी लिखा है चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। अब एक प्रश्न आपके लिए, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। प्राचीन कालीन इतिहास हमारा समाप्त हो चुका है। अगले वीडियो में मध्यकालीन इतिहास के प्रश्न हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ जाइएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी, दिल्ली थी, अजमेर थी, लखनऊ थी? ये आपके लिए प्रश्न है। इसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।